हेलो बच्चों, मैं शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है स्मृति। इस पाठ में लेखक अपने बचपन की एक घटना का वर्णन कर रहे हैं जब वो केवल 11 साल के थे और उनके बड़े भाई ने जो है कुछ महत्वपूर्ण चिट्ठियां उन्हें डाकघर में डालने के लिए दी थी, लेकिन उन्होंने जो है गलती से वो चिट्ठियां एक पुराने कुएं में गिरा दी थी। और उन चिट्ठियों को उस कुएं से निकालने में लेखक को क्या क्या कठिनाइयां हुई, उन सब का जिक्र जो है लेखक ने यहाँ पर किया है। यहाँ पर लेखक इस पाठ में एक बात और समझाना चाहते हैं कि बचपन के जो वो दिन थे वो बहुत खास थे और लेखक उन दिनों को बहुत याद करता है। तो चलिए ज्यादा समय व्यर्थ नहीं गवाते हैं और लेखक की यादों की उस पोटली में से उस महत्वपूर्ण घटना के बारे में हम भी जानते हैं। सन 1908 ईस्वी की बात है। सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। चिल्ला कहा जाता है कड़ी सर्दी को, पूर्व कहते हैं पहले को और शीत कहते हैं ठंडे को। अब लेखक को यहाँ पर जो है पूरा समय नहीं पता है कि वो जिस घटना की बात कर रहे हैं वो कब की है, लेकिन जो है सन उन्हें अच्छी तरह से याद है। वो सन था सन 1908 और वो जो है दिसंबर का आखिर था या जनवरी का प्रारंभ था, क्योंकि उस समय जो है बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही थी। और जिस दिन की बात लेखक कर रहे हैं उस दिन से 2-4 दिन पहले ही जो है कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, यानी बारिश हो गई थी, जिसके कारण जो है ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई थी। ठंड की जो भयंकरता है वो बहुत ज्यादा हो गई थी, यानी लेखक जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय जो है बहुत ज्यादा ठंड थी। सायंकाल झरबरी की बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। अब लेखक यहाँ पर जिस दिन की बात कर रहे हैं उस दिन जो है शाम का समय था, जब जो है 3:30 या 4 बजे होंगे, यानी लेखक को जो है पूरा समय नहीं पता है। वो अंदाजे से बता रहे हैं कि वो सायंकाल का समय था, शाम का समय था, जब जो है 3:30 या 4 बज रहे होंगे। और लेखक जो है उस समय अपने बहुत सारे साथियों के साथ, यानी जो उनके दोस्त थे उनके साथ जो है झरबरी की बेर तोड़ तोड़ कर खा रहे थे। अब जो है गांव के पास से एक आदमी ने उन्हें जोर से पुकारा, यानी लेखक को उन्होंने जोर से पुकारा कि लेखक के भाई जो है लेखक को बुला रहे हैं, इसलिए लेखक को जो है जल्दी से घर लौट जाना चाहिए। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। सहमा कहा जाता है उदास को और कसूर होता है गलती। अब यहाँ पर जो है जब उस आदमी ने लेखक को आवाज देकर कहा कि उन्हें जो है उनके बड़े भाई बुला रहे हैं, उन्हें घर जल्दी चले जाना चाहिए, तो लेखक जो है घर की ओर निकल पड़ा। अब लेखक के साथ जो है उनका छोटा भाई भी था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि लेखक 3 भाई थे, यानी एक लेखक से बड़े भाई थे, फिर लेखक था और उसके बाद जो है लेखक का एक छोटा भाई भी था जो लेखक के साथ ही था। और अब जो है वे दोनों घर की ओर निकल पड़े थे। अब लेखक को जो है अपने बड़े भाई से बहुत डर लगता था, उनकी मार से बहुत डर लगता था, इसलिए जो है वो उदास थे और उदासी के साथ ही घर को जा रहे थे। लेकिन लेखक को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि उनके भाई ने उन्हें बहुत जल्दी में घर बुलाया है, वो भी किसी दूसरे आदमी के द्वारा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लेखक जो है अपने बड़े भाई से बहुत ज्यादा डरते थे और अब जो है जब वो घर जा रहे थे उन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि उनकी शायद कोई गलती पकड़ ली गई है, जिसके कारण जो है अब उन्हें मार पड़ सकती है। इसलिए वो जो है उदास थे और अब घर की ओर जा रहे थे। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी ना हो, पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भय दूर हुआ। आशंका होता है डर। अब लेखक बताते हैं कि वो डर डर कर जो है अपने घर में गए। अब उन्हें ये डर था कि शायद जो है वो जो बेर खा रहे थे चोरी चोरी से तोड़ तोड़ कर, उनके खाने के अपराध में ही जो है उनकी ये पेशी लगने वाली है, यानी किसी ने शायद लेखक की शिकायत कर दी हो कि वे जो है बेर को तोड़ तोड़ कर खा रहे थे। ये लेखक को डर था। लेकिन जब लेखक ने देखा कि उनके जो बड़े भाई साहब हैं वो आंगन में बैठकर पत्र लिख रहे हैं, तो लेखक का जो है पिटने का भय दूर हुआ, क्योंकि अब
उन्हें लग गया था कि लेखक के भाई उन्हें कोई चोरी नहीं पकड़ी गई है, उनकी कोई शिकायत जो है किसी ने नहीं की है, वो जो है पत्र लिख रहे हैं, इसका मतलब बात कुछ और है। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डालाओ, तेजी से जाना जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाए, ये बड़ी जरूरी है। अब लेखक और लेखक के छोटे भाई को देखकर उनके बड़े भाई साहब ने उनसे कहा कि जो ये पत्र हैं उन्हें ले जाओ और मक्खनपुर डाकखाने में डालाओ। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें जो है बहुत तेजी से जाना है और जल्दी से जो है ये पत्र डाकखाने में डालने हैं, ताकि जो है शाम की जब डाक निकले तो ये चिट्ठियां भी निकल जाएं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जल्दी कहीं उन्होंने पहुंचानी होगी, इसलिए उन्होंने इस तरह से कहा। उन्होंने यहाँ पर यह भी बताया कि उन्हें तेजी से जाना है, यानी उन्हें कहीं बीच में रुकना नहीं है, सीधे जाना है और डाकखाने में जल्दी से जो है ये चिट्ठियां डाल देनी है जो बड़े भाई साहब ने लिखी थी। जाड़े के दिन थे ही जिस पर हवा के प्रकोप से कंपकंपी लग रही थी। हवा मजा तक ठुर्रा रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भुजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। मजा कहा जाता है हड्डी के भीतर भरा हुआ मुलायम पदार्थ, यानी जो गुदा कहा जाता है उसे मजा कहते हैं। भुजाना होता है भुनवाना। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि उस समय जाड़े के दिन तो थे ही, यानी ठंड के दिन तो थे ही, लेकिन उसके ऊपर जो है जो हवा चल रही थी उसका इतना प्रकोप था कि उसकी जब हवा चलती थी तो हमें कंपकंपी लग रही थी, यानी बहुत ज्यादा ठंड थी, ये लेखक यहाँ बताना चाह रहे हैं। और लेखक यहाँ पर ये भी बताते हैं कि जो हवा थी वो इतनी ठंडी थी कि वो हड्डी के भीतर जो मुलायम पदार्थ होता है उसको भी ठुर्रा रही थी, यानी वो इतनी ठंडी हवा थी कि अंदर तक जो है सारी नसें। लेखक और उनके भाई ने जो है अपने कानों को भी जो है अपनी धोती से ढक दिया था। और उनकी जो माँ है उन्होंने जो है लेखक और लेखक के भाई को जो है थोड़े से चने धोती में बांध कर दे दिए थे जो भुने हुए थे। अब दोनों भाई यानी लेखक और लेखक का जो छोटा भाई है वे दोनों जो है अपना अपना डंडा लेकर जो है घर से निकल पड़े, ताकि जो उनके बड़े भाई ने उन्हें जो चिट्ठियां दी है डाकखाने में डालने के लिए वो जल्दी से जो है उन चिट्ठियों को डाकखाने में डालकर आ जाएं। उस समय उस बबूल के डंडे का जितना मोह था उतना उस उम्र में राइफल से नहीं। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झुर्रे जाते थे। झुर्रे कहा जाता है तोड़ने को। अब लेखक यहाँ पर जो लेखक का डंडा था उसकी तारीफ कर रहे हैं कि जो वो बबूल का डंडा था उससे लेखक को इतना प्यार से भी नहीं था, यानी लेखक को अपना वो डंडा बंदूक से भी ज्यादा प्यारा था। अब लेखक बताते हैं कि जो लेखक का वो डंडा है वो बहुत सारे सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। नारायण वाहन का अर्थ है कि जो वो डंडा है उससे लेखक ने बहुत सारे सांपों को जो है मार गिराया था, इसलिए जो है लेखक को शायद वो डंडा और भी ज्यादा प्यारा था। अब लेखक यहाँ पर ये भी बताते हैं कि मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच में बहुत सारे आम के पेड़ भी थे और प्रतिवर्ष यानी हर साल जो है लेखक उस डंडे से बहुत सारे आम तोड़कर खाते थे, इसलिए भी शायद लेखक को वो डंडा बहुत ज्यादा प्यारा था, जितनी शायद उस उम्र में किसी को राइफल भी प्यारी नहीं होगी। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वादन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेबें ना थी। मूक कहा जाता है गूंगे को और प्रसन्न वादन टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेबें ना थी। मूक कहा जाता है गूंगे को और प्रसन्न वादन होता है प्रसन्न चेहरा। अब लेखक यहाँ पर ये बताते हैं कि जो लेखक का वो बबूल का डंडा था वो लेखक को बहुत ज्यादा प्यारा था। किस कारण से? क्योंकि उस डंडे से जो है लेखक ने बहुत सारे सांपों को भी मारा था और लेखक ने जो है उस डंडे से प्रतिवर्ष जो है बहुत सारे आम तोड़कर भी खाए थे। इसलिए लेखक को जो है वो गूंगा जो डंडा था, यानी डंडा तो बोल नहीं सकता इसलिए लेखक ने उसे मूक डंडा कहा है, यानी जो गूंगा डंडा था वो भी लेखक को सजीव सा प्रतीत होता था। यानी लेखक को ऐसा लगता था कि जो वो
गूंगा डंडा है उसमें भी प्राण आ गए हैं। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि वे दोनों यानी लेखक और उनका जो छोटा भाई है वो खुशी वाला चेहरा यानी प्रसन्न चेहरे के साथ जो है मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे ताकि जो है वो चिट्ठियों को डाकखाने में जल्दी से डाल सकें। और लेखक ने जो है उन चिट्ठियों को अपनी टोप, उस समय जो है लेखक के कुर्ते में जेबें नहीं थी, इसलिए उन्होंने चिट्ठियों को सुरक्षित रखने के लिए अपनी टोपी में रख लिया था ताकि वो चिट्ठियां कहीं खो ना जाएं। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। उसमें पानी ना था। उसमें ना जाने सांप कैसे गिर गया था। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि लेखक और उनका छोटा भाई जो है उछल कूद करते हुए एक ही सांस में यानी बहुत तेजी से जो है गांव से 4 फरलांग दूर यानी 4 कोस दूर जो है उस कुएं के पास आ गए थे जिसमें एक बहुत भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। अब लेखक यहाँ पर एक कुएं की बात कर रहे हैं जिसमें बहुत ही काला भयंकर सांप गिरा हुआ था जो उस कुएं में ही रहता था और जो कुआं था वो बहुत कच्चा था और वो 24 हाथ गहरा था यानी वो बहुत ज्यादा गहरा। पता कि उसमें वो सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी वानर टोली थी। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जो वो सांप था उसका कुएं में गिर जाने का कारण कुछ भी हो, लेकिन उस कुएं में वो सांप है ये जानना जो है उनके लिए 2 महीने पुराना ज्ञान था। यानी उन्हें 2 महीने पहले ही पता चला कि उस कुएं में कोई सांप गिरा हुआ है। अब लेखक बताते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो नटखट तो होते ही हैं और मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली जो लेखक की टोली थी यानी जो लेखक और उनके साथी थे जो मक्खनपुर पढ़ने जाते थे अपने गांव से, उनकी जो पूरी टोली थी वो पूरी वानर टोली थी। यानी वो बहुत ज्यादा नटखट बच्चे थे, बहुत ज्यादा शरारत करने वाले बच्चे थे, इसलिए उन्होंने अपनी जो पूरी टोली है जो अपने पूरे दोस्त हैं उन्हें जो है वानर टोली कहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो वानर होते हैं जो बंदर होते हैं वो बहुत ज्यादा नटखट होते हैं, उछल कूद करते रहते हैं, एक डाली से दूसरी डाली जाते रहते हैं। इसी तरह से जो है वो बच्चे भी जो है जब पढ़ने जाते थे घर से, स्कूल का जो रास्ता होता था उसमें बहुत ज्यादा मस्ती करते थे, बहुत ज्यादा उछल कूद करते थे और तरह तरह की शरारत भी करते थे। इसलिए जो लेखक हैं उन्होंने अपनी टोली को वानर टोली कहा है। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उचकने की सूझी। सबसे पहले उचकने वाला मैं ही था। कुएं में झांककर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज कैसी होती है। उचकना होता है उचकना या पंजे के बल उचककर झांकना। अब लेखक बताते हैं कि एक दिन जो है जब वे लोग स्कूल से लौटकर अपने घर की ओर आ रहे थे तो उनको जो है ना जाने क्यों एक शरारत सूझी कि वो कुएं में जो है पंजे के बल बैठकर जो है उचककर झांके कि उसके अंदर क्या है। सबसे पहले ऐसा करने वाले है कुएं में एक ढेला फेंकने की सोची, यानी उन्होंने कुएं में एक पत्थर फेंकने की सोची और ये सोचा कि उसकी आवाज कैसी होती है। यानी उनके अंदर जो है एक शरारत सूझी कि वे उसमें पत्थर फेंके कुएं में और ये देखें कि उसकी आवाज जब पत्थर नीचे पहुंचता है तो किस तरह की आवाज होती है। ये जानने के लिए जो है उन्हें उत्सुकता हुई और उन्होंने जो है सबसे पहले पत्थर फेंकने का सोचा। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी, पर कुएं में ज्यों ही ठेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई दी। प्रतिध्वनि होता है किसी शब्द के उपरांत सुनाई पड़ने वाला उसी से उत्पन्न शब्द या गूंज। यानी जब आप कहीं ऊंची जगह पर जाते हो और जोर से कोई आवाज चिल्लाते हो तो आपने देखा होगा कि वो आवाज जो है कुछ समय बाद वापस लौट कर आती है, उसे जो है प्रतिध्वनि कहते हैं। और ज्यों ही होता है जैसे ही और त्यों ही कहा जाता है वैसे ही को प्रतिध्वनि कहते हैं। और ज्यों ही होता है जैसे ही और त्यों ही कहा जाता है वैसे ही को। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जब लेखक ने जो है एक पत्थर उस कुएं में फेंका तो उसकी आवाज सुनने के बाद जो है उन्हें जो है अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा हुई कि जब वो
कुएं में जोर से चिल्लाएंगे तो उसकी जो प्रतिध्वनि होगी, उसकी जो आवाज होगी, वो किस तरह की होगी, ये सुनने की भी उनके अंदर बहुत ज्यादा इच्छा थी। पर लेखक बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने उस कुएं में पत्थर फेंका, वैसे ही जो है उन्हें एक आवाज सुनाई दी, यानी उन्हें जो है एक फुसकार सुनाई दी। फुसकार जो है सांप की जो आवाज होती है उसे कहा जाता है। तो जैसे ही उन्होंने पत्थर फेंका, उन्हें जो है एक फुसकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे कि कोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक पर कह कहे लगाए। चकित होता है हैरान, और किलोले कहा जाता है क्रीड़ा को, यानी खेल को। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि कुएं के किनारे खड़े होकर जो सारे बालक थे, जो सारे बच्चे थे, वो पहले तो उस फुसकार को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए। और वो इस तरह से हैरान हुए जैसे जो है खेलते हुए जो हिरणों का समूह होता है, जब उनके बिल्कुल समीप, बिल्कुल नजदीक जो है कोई कुत्ता एकदम से भौंकता है, तो वो जो हिरन है वो कैसे चकित हो जाते हैं, जैसे हैरान हो जाते हैं, उसी तरह से जो है वो लड़के भी जो है उस फुसकार को सुनकर जो है एकदम हैरान हो गए थे। लेकिन उसके तुरंत बाद जो है सभी ने उछल उछल कर एक एक पत्थर उसमें फेंका, और कुएं से जो वो आने वाली फुसकार थी, जो वो क्रोधपूर्ण फुसकार थी, जो गुस्से वाली फुसकार थी, उसके जो है कहे कहे लगाए, यानी उन्हें जो है बहुत मजा आने लगा। उन सब ने जो है उछल उछल कर एक एक ढेला उस कुएं में फेंका, ताकि वो उस गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्राय प्रतिदिन ही कुएं में ठेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से ठेला फेंकता था। यह रोजाना की आदत सी हो गई थी। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जब गांव से वे मक्खनपुर जाते थे और मक्खनपुर से वापस लौटते थे, यानी जब वो स्कूल को जाते थे और स्कूल से वापस लौटते थे, तो उन सब बच्चों का जो है ये प्रतिदिन का काम हो गया था कि वो हमेशा जो है कुएं में पत्थर फेंक देते थे। अब लेखक बताते हैं कि तो जो लेखक हैं वो सबसे आगे होते थे, यानी सबसे पहले लेखक भाग कर जाते थे और एक हाथ से टोपी को पकड़कर दूसरे हाथ से पत्थर फेंकते थे। यानी लेखक ने हमेशा टोपी पहनी होती थी और टोपी कहीं उस कुएं में ना गिर जाए या कहीं और ना गिर जाए, इसलिए लेखक दौड़कर जब जाते थे तो पहले अपनी टोपी को पकड़ लेते थे और फिर जाके जो है पत्थर फेंकते थे। अब ये जो है उनकी रोज की आदत सी हो गई थी, यानी वे जब भी वहां से गुजरते थे तो वो उस कुएं में थे। अब ये जो है उनकी रोज की आदत सी हो गई थी, यानी वे जब भी वहां से गुजरते थे तो वो उस कुएं में पत्थर जरूर फेंकते थे। ये एक आदत सी बन गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था, इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ठेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। प्रवृत्ति होता है मन का किसी विषय की ओर झुकाव। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जो सांप की फुसकार जो है उसे करवा लेना उस समय लेखक बहुत बड़ा काम समझते थे। यानी जो वे उस कुएं में पत्थर फेंकते थे और जो सांप था वो जब फुसकार करता था, वो जो है लेखक को लगता था कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इसलिए वो हमेशा ये काम करते थे। इसलिए जब लेखक और उनके जो भाई हैं वो उस कुएं की ओर से निकले, जब वे चिट्ठियां डालने जा रहे थे, तो कुएं में जो है पत्थर फेंक कर जो है वो फुसकार सुनने की जो उनकी इच्छा थी वो और ज्यादा जागृत होगी। यानी उन्हें अभी भी जो है कुएं में पत्थर फेंकना अच्छा लगता था, और सांप की जो फुसकार है उसे सुनना, उसे सुनवाना जो है उन्हें बहुत बड़ा काम लगता था। इसलिए जो है उनमें ये इच्छा जागृत हुई कि वो अभी भी जो है कुएं में पत्थर फेंकें। मैं कुएं की ओर बढ़ा, छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। मृग शावक होता है हिरन का बच्चा। अब लेखक बताते हैं कि लेखक जो है कुएं की ओर बढ़ गए, यानी लेखक जो है कुएं में पत्थर फेंकने के लिए कुएं की ओर बढ़े, और उनका जो छोटा भाई है वो भी उनके पीछे पीछे ऐसे चल पड़ा जैसे बड़े हिरन के बच्चे के पीछे छोटा हिरन का बच्चा चल पड़ता है। यहाँ लेखक अपने आप को हिरन से कंपेयर कर रहे हैं। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। अब लेखक बताते हैं कि लेखक ने कुएं के किनारे से एक पत्थर उठाया और उछलकर जो है एक हाथ से टोपी को उतारते हुए जो है सांप पर पत्थर गिरा दिया। लेकिन जो है अब लेखक पर बिजली सी गिर गई, यानी लेखक एकदम चौंक गए। अब लेखक क्यों चौंक गए? क्योंकि
सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि अब सांप ने फुसकार उस समय मारी या नहीं मारी। जो पत्थर लेखक ने उस कुएं में फेंका था, वो पत्थर उस सांप को लगा या नहीं लगा, ये लेखक को आज तक याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि जैसे ही लेखक ने टोपी को हाथ में लिया था और पत्थर कुएं में फेंका था, उनके टोपी में जो चिट्ठियां रखी थी तीन, वो भी जो है उस पत्थर के साथ जो है चक्कर काटती हुई कुएं में गिर गई थी। उसी कारण जानी में जो है उन्हें याद ही नहीं है कि उस समय सांप को पत्थर लगा था या नहीं लगा था, सांप ने फुसकार मारी थी या नहीं मारी थी। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है, उसी भांति वे चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई। अकस्मात होता है अचानक। अब यहाँ पर लेखक अब बताते हैं कि अचानक से जैसे घास खाते हुए हिरन को जब गोली लग जाती है, गोली से हत होने पर यानी गोली लगने से घायल होने पर जैसे जो है हिरन की जान निकल जाती है, उसकी आत्मा जो है शरीर से निकल जाती है और वो तड़पता रह जाता है, तड़प कर मर जाता है। उसी तरह जो है जैसे ही वो चिट्ठियां टोपी से निकली, वैसे ही लेखक की जान मानो उनके शरीर से निकल गई। यानी वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए, बहुत ज्यादा परेशान हो गए चिट्ठियों को कुएं में गिरते हुए देखकर। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झटका भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है, पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जब लेखक ने देखा कि उनकी जो चिट्ठियां हैं वो कुएं में गिर रही हैं, तो लेखक ने उन्हें पकड़ने के लिए एक झपटा भी मारा था। उन्होंने वो झपटा ठीक वैसे ही मारा था जैसे घायल शेर जो है शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देखकर उस पर हमला करता है। लेकिन अब क्या कर सकते थे, क्योंकि जो चिट्ठियां हैं वो तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में लेखक कहते हैं कि उन्होंने स्वयं इतना झटका मारा था कि उस झटके के कारण वो खुद भी कुएं में गिर गए होते, यानी वो कुएं में गिरते बच गए थे। वो जो है इतना जोरदार झटका मारा था उन्होंने उन चिट्ठियों को पकड़ने के लिए। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे, छोटा भाई धाड़े मारकर और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। धाड़े होता है जोर जोर से रोना। अब लेखक बताते हैं कि जब चिट्ठियां कुएं में गिर गई और हम परेशान हो गए, तो दोनों भाई जो हैं कुएं की पाट पर, यानी जो कुएं का पत्थर का बना हुआ बाहर का ऊपरी हिस्सा होता है, उस पर बैठकर जो है जोर जोर से रोने लग गए थे। जो छोटा भाई था लेखक का, वो जोर जोर से धाड़े मार मार कर रो रहा था और लेखक जो है चुपचाप आंखें डबडबा कर रो रहे थे। यानी लेखक अब जोर से रो भी नहीं सकते थे, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वो बस आंखें उनकी जो है वो डबडबा कर भरी हुई थी, वो चुपचाप उनकी आंखों से पानी बह रहा था, आंसू बह रहे थे और जो उनका छोटा भाई है वो धाड़े मार मार कर रो रहा था। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जैसे पतीली में जो दूध रखा होता है या कुछ और जैसे दाल रखी होती है, जब उसमें उफान आता है यानी जब वो उबलता है, तो उसके ऊपर का जो ढक्कन होता है वो ऊपर उठ जाता है और पानी जो है उससे बाहर टपक जाता है, या अगर दूध हो तो दूध बाहर टपक जाता है, दाल बाहर टपक जाती है। उस तरह से लेखक जो है वो रो रहे थे, क्योंकि उनके अंदर जो है उफान था, उनके अंदर जो है तूफान मच रहा था, उनके अंदर डर था। डर के कारण जो है वो अब जोर से रो भी नहीं पा रहे थे, लेकिन उनका जो ढक्कन है यानी जो उनकी आंखें हैं वो जो है बहुत भर गई थी, उससे जो है पानी बाहर टपक रहा था। निराशा, पिटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू लुढ़क ही जाते थे। माँ की गोद की याद आती थी,
उद्वेग होता है बेचैनी या घबराहट, और कपोलो होता है गाय भी था और अंदर से बेचैनी और घबराहट भी थी। इन सब का जो है एक उफान सा लेखक के अंदर बन गया था, जो रोने के ऊपर आ रहा था, यानी उन्हें उफान आ रहा था, उनके अंदर जो है ये सारी चीजें भर गई थी। उनकी जो पलकें हैं वो उन्हें ढक रही थी, उनके भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न कर रही थी, लेकिन जो है उनके गाल पर आंसू लुढ़क ही जाते थे। अब लेखक को जो है अपनी माँ की गोद की याद आ रही थी, क्योंकि आपने देखा होगा हमेशा जब भी आपसे कोई गलती हो जाती है या आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, आपको घबराहट होती है, तो माँ की याद जो है सबको जरूर आती है। उसी तरह जो है लेखक को भी अब यहाँ पर अपनी माँ की गोद की याद आ रही थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियां फिर लिख ली जाएंगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठियां डाल आए, पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही नहीं था। अब लेखक बताते हैं कि उनका जी चाह रहा था कि माँ आकर उनके पास आए, उन्हें छाती से लगाए और लाड प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियां ही तो थी, फिर लिख लेंगे। यानी अब लेखक अपने मन में सोच रहे थे कि काश जो है माँ होती, माँ यहाँ आकर ये कह देती कि कोई बात नहीं, केवल चिट्ठियां थी, गिर गई या गुम हो गई, कोई बात नहीं, फिर से लिख लेंगे, फिर से जो है उनको डाकखाने में डाल देंगे। अब लेखक को यहाँ पर एक ये भी बात मन में आ रही थी कि बहुत सारी मिट्टी जो है इस कुएं में डाल दें और घर जाकर ये कह दें कि चिट्ठियों को हम डालकर आ गए हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि उस समय लेखक को झूठ बोलना भी नहीं आता था। अब लेखक यहाँ पर कुएं में मिट्टी क्यों डालना चाहते थे? ताकि कोई जो है उन चिट्ठियों को कुएं में ना देख ले और लेखक की चोरी ना पकड़ी जाए कि उन्होंने चिट्ठियां जो है वो कुएं में गिरा दी है। लेकिन लेखक उस समय झूठ बोलना नहीं जानते थे, ये भी बड़ी विडंबना थी। इसलिए अब लेखक और ज्यादा परेशान हो गए थे। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के ना पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था। लेखक बताते हैं कि घर लौटकर अगर वो सच बोलते तो रुई की तरह उनकी धुनाई होती, यानी जिस तरह से रुई को जोर जोर से मारा जाता है, जोर जोर से पीटा जाता है, उसी तरह से जो है अगर लेखक घर जाकर सच बोल देते कि उन्होंने चिट्ठियों को कुएं में गिरा दिया तो रुई की तरह उन्हें मार पड़ती। अब इस तरह की मार के ख्याल से ही जो है लेखक कहते हैं कि उस समय उनका शरीर ही नहीं बल्कि उनका मन भी कांप रहा था। अब सच बोलकर पिटने का एक भावी भय भी था उनके अंदर, और झूठ बोलकर चिट्ठियों के ना पहुंचने की जिम्मेदारी का बोझ भी था। यानी अगर वो झूठ बोल देते कि उन्हें चिट्ठियां डाल दी हैं और चिट्ठियां वहां पर नहीं पहुंचती जहां उन्हें पहुंचना है, तो उनकी जो जिम्मेदारी है, जो उनके बड़े भाई ने उन्हें जिम्मेदारी दी है कि चिट्ठियों को डालकर समय पर वो निकल जाएं, लेकिन वो जो है ना झूठ बोल सकते थे ना सच बोल सकते थे। इस बोझ में जो है वो दबे पड़े थे और लेखक जो है इस बोझ के कारण ना रो पा रहे थे ना ही जो है अब घर जा पा रहे थे। वो वहीं बैठे हुए जो है सिसक रहे थे, यानी चुपचाप। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जाता था। कहीं भाग जाने की तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। दुधारी होता है दोनों तरफ से धार वाली या दो धारों वाली। अब लेखक बताते हैं कि यही सोच विचार कर, यानी घर में झूठ बोला जाए या सच बोला जाए, क्या किया जाए, इसी सोच विचार में जो है लेखक कहते हैं कि 15 मिनट होने को आए थे, अब देर हो रही थी और इधर लेखक कहते हैं कि दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, यानी जो दिन है वो ढलता जा रहा था, दिन खत्म होता जा रहा था। अब कहीं भाग जाने की तबीयत करती थी। अब लेखक बताते हैं कि उनका मन कर रहा था कि कहीं भाग जाया जाए, क्योंकि ना तो वो झूठ बोल सकते थे और ना ही जो है उन्हें सच बोलने की हिम्मत थी कि वो घर में सच बोले, क्योंकि उन पर जो है पिटने का भय था। जिम्मेदारी भी थी कि लेखक को एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी जो वो पूरी नहीं कर पाए थे। उनकी जो चिट्ठियां हैं वो कुएं में गिर गई थी। इन्हीं दोनों की जो दुधारी तलवार थी वो उनके कलेजे पर फिर रही थी। यानी अब वो ये सोच सोच कर परेशान हो रहे थे कि क्या किया जाए। यानी ना तो वो सच बोल सकते थे ना वो झूठ बोल सकते थे। अब क्या किया जाए ये लेखक को जो है समझ में नहीं आ रहा था। उनका मन कर रहा था कि वो ये सब कुछ छोड़कर जो है कहीं दूर भाग जाए।
दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। जितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उससे क्या। दृढ़ संकल्प होता है पक्का विचार और दुविधा होता है परेशानी। अब लेखक कहते हैं कि जब पक्का विचार किया जाए तो कोई भी परेशानी जो है वो दूर की जा सकती है। अब लेखक की परेशानी भी यहाँ पर दूर हो गई थी। क्यों? क्योंकि लेखक ने जो है कुएं में घुसकर चिट्ठियां निकालने का निश्चय कर लिया था। अब जो है लेखक ने एक निश्चय कर लिया था कि वे कुएं में जाएंगे और चिट्ठियों को निकाल लाएंगे, क्योंकि वो ना तो झूठ बोल सकते थे और ना ही उनमें सच बोलने की हिम्मत थी। अब उनके पास एक ही रास्ता था कि वो कुएं में नीचे जाएं और नीचे जाकर जो है चिट्ठियां निकाल कर लाएं, उन्हें जो है पोस्ट कर दें। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि ये बहुत ज्यादा भयंकर निर्णय था। क्यों? क्योंकि उस कुएं में एक भयंकर काला सांप भी था। पर लेखक कहते हैं कि जो मरने को तैयार हो उसे क्या। यानी लेखक को यहाँ पर जो है वो सांप से भी उतना भय नहीं लग रहा था जितना जो है अपने बड़े भाई की मार से भय लग रहा था। इसलिए लेखक ने ये निश्चय कर लिया कि वो उस कुएं में जाएंगे और नीचे से चिट्ठियां निकाल कर ले आएंगे। मूर्खता और बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग भी स्वीकार कर ले और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल? उसे फल की क्या चिंता। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। अब लेखक बताते हैं कि मूर्खता से या बुद्धिमत्ता से किसी भी काम को करने के लिए अगर कोई मौत का मार्ग भी स्वीकार कर ले, यानी अब मौत का कोई मार्ग स्वीकार करता है, ये उसकी मूर्खता है या बुद्धिमानी है, ये नहीं कहा जा सकता। यानी कोई किसी काम को करने के लिए दृढ़ संकल्प ले ले तो कोई भी जो है उस काम को करने से उसे नहीं रोक सकता। अब जानबूझकर अगर कोई मौत का मार्ग स्वीकार कर लेता है तो फिर वो अकेला भी जो है इस संसार से भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यानी जब किसी के अंदर जो है मौत का डर भी नहीं रहेगा तो वो किसी भी परेशानी से जो है अकेला ही लड़ सकता है। और फल, यानी अब जो इसका फल होना है, जो उसका निर्णय निकलना है कि जो लेखक कुएं में जाने वाला है उसका क्या परिणाम निकलेगा, इसकी चिंता लेखक को नहीं थी। क्योंकि लेखक मानता था कि जो फल है, जो निर्णय है, वो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर करता है। यानी जो आप कर्म करते हैं उसका फल जो है आपको कोई दूसरी शक्ति देती है। यानी यहाँ पर लेखक भगवान की बात कर रहे हैं। अब लेखक ने जो है सारी बातें भगवान पर छोड़ दी थी कि जो होगा देखा जाएगा। अब लेखक के पास और कोई मार्ग नहीं था। उन्होंने जो है मौत का मार्ग स्वीकार कर लिया था। उन्होंने सांप से भिड़ने का जो है संकल्प ले लिया था। वो जो है केवल अपने भाई की मार नहीं खाना चाहते थे, वो अपने बड़े भाई से बहुत ज्यादा डरते थे। इसलिए जो है लेखक ने मौत का मार्ग स्वीकार करते हुए वो चिट्ठियां कुएं से निकालने का निर्णय किया था। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता ना थी। पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। विषधर को धारण करने वाला यानी सांप को जो है विषधर भी कहा जाता है। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए जो है लेखक उस विष को धारण करने वाले सांप से भी भिड़ने के लिए तैयार हो गए थे। यानी लेखक जो है उस सांप से लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन सच बोलकर जो है अपने भाई की मार खाने के लिए जो है लेखक तैयार नहीं था। अब लेखक बताते हैं कि पासा फेंक दिया था। यानी लेखक ने जो है निश्चय कर लिया था कि वो अब कुएं में ही उतरेंगे। अब मौत का आलिंगन हो या सांप से बचकर दूसरा जन्म, यानी अब लेखक जो है कुएं में उतरने वाला था तो दो ही बातें हो सकती थी। या तो लेखक की मौत हो सकती थी उस सांप के काटने से, और या तो वो सांप से बचकर अपने दूसरा जन्म लेकर जो है वापस ऊपर आ सकता था। लेकिन इसकी चिंता जो है लेखक को बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि लेखक को विश्वास था किस पर? अपने डंडे पर। क्योंकि लेखक ने अपने डंडे से पहले भी बहुत सारे सांपों को मारा था। अब भी जो है लेखक को यह विश्वास था कि पहले वो इस डंडे से लेगा। इसी दृढ़ विश्वास के साथ जो है वो कुएं में उतरने के लिए तैयार हो गया था। क्योंकि लेखक को विश्वास था कि वो अपने डंडे से जरूर सांप को मार गिरा सकता है, इसलिए वो उस कुएं में उतरने के लिए तैयार था। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है, यद्यपि वह शब्दों से ना कहता था।
वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी, पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। सजीव होता है जिंदा और मुठभेड़ होता है आमना सामना। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जब लेखक ने कुएं में उतरने का निर्णय कर लिया था तो उनका जो छोटा भाई है वो बहुत ज्यादा रो रहा था, और उसके रोने का एक कारण ये था कि उसे ये लग रहा था कि लेखक की मौत जो है वो उसे नीचे बुला रही है, लेकिन वो अपने शब्दों में ये बयान नहीं कर रहा था। यानी वो मुंह से जरूर नहीं कह रहा था, लेकिन उसके रोने का यही कारण था कि अगर लेखक कुएं में उतरेगा तो जो सांप है वो जरूर लेखक को काटेगा और लेखक जरूर मारा जाएगा। अब लेखक यहाँ पर कहते हैं कि ये सही था कि जो मौत है वो जिंदा और नग्न रूप में जो है उस कुएं में बैठी हुई थी। नग्न होता है बिल्कुल नंगा, यानी जो सांप है उसने कपड़े तो पहने हुए नहीं थे और वो जिंदा भी था। अब जो मौत है वो सांप के रूप में जो है उस कुएं में बैठी हुई थी, और लेखक को जो है उस सांप से मुठभेड़ करने के लिए, उस सांप से आमना सामना करने के लिए खुद भी नग्न होना पड़ा था। खुद भी जो है लेखक को अपने सारे कपड़े उतारने पड़े थे। अब सारे कपड़े क्यों उतारने पड़े थे? क्योंकि छोटा भाई भी नंगा हुआ, एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, दो कानों से बंधी हुई धोतियां, 5 धोतियां और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफी हुई। अब नग्न जो है लेखक इसलिए हुआ था क्योंकि उन्हें जो है बहुत लंबी रस्सी की जरूरत थी, और इतनी लंबी रस्सी लेखक के पास नहीं थी, क्योंकि वो रस्सी के सहारे ही जो है उस कुएं में उतर सकता था, क्योंकि वो कुआं जो है बहुत पुराना था और वहां पर इतनी रस्सी नहीं थी। अब रस्सी जो है पानी वाले कुएं में ही मिलेगी। अब इस कुएं में पानी तो था नहीं, तो वहां पर रस्सी का भी क्या काम होगा, इसलिए वहां रस्सी भी नहीं थी, होगी कोई छोटी सी रस्सी थी। ठीक है, तो वहां पर जो है जो छोटा भाई था वो भी लेखक के साथ नंगा हो गया था, क्योंकि अब एक धोती लेखक की और एक धोती छोटे भाई की, ये हो गई 2 धोतियां, और एक धोती वो वाली जिसमें जो है लेखक की माँ ने लेखक और उनके भाई के लिए चने भून कर रखे थे, हो गई 3 धोतियां, और 2 धोतियां जो है जो कानों में बांधी हुई थी ठंड के कारण लेखक और लेखक के भाई ने, उनको मिलाकर जो है लेखक के पास 5 धोतियां हो गई थी। और वहां पर कुछ रस्सियां भी थी, उनको मिलाकर जो है कुएं की गहराई के बराबर जो है एक लंबी रस्सी लेखक ने बना दी थी, उनको आपस में जोड़कर। हम लोगों ने धोतियां एक दूसरे से बांधी और खूब खींच खींच कर आजमा लिया, कोई धोखे का काम ना रखा। कड़ी होता है पक्की। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि लेखक और लेखक के भाई ने जो है एक दूसरे से जो धोतियां बांधी थी उन्हें खूब खींच खींच कर जो है आजमा लिया था कि जो उनकी गांठें हैं वो पक्की हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ओर से कोई धोखे का काम नहीं रखा था। क्योंकि लेखक जब उनके सहारे जो है कुएं में उतरेगा तो लेखक नहीं चाहता था कि उनकी ओर से कोई कमी रह जाए और लेखक की जो गांठें हैं वो खुल जाएं और लेखक उस कुएं में गिर जाए। जिसके कारण उन्होंने जो है उन्हें आजमा कर, यानी जोर जोर से खींच खींच कर जो है ये पक्का कर लिया कि जो गांठें हैं वो पक्की हैं, वो नहीं छूटेंगी। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। डेंग होता है वह लकड़ी जिस पर चरसपुर टिकता है, यानी जो कुएं पर लगी होती है लकड़ी, उसे जो है डेंग कहा जाता है। अब लेखक बताते हैं कि धोती के एक सिरे में जो है लेखक ने डंडा बांधा, जो लेखक का फेवरेट डंडा था, और उसे जो है कुएं में डाल दिया, और जो दूसरा सिरा था उसे जो है डेंग के सहारे जो है चारों ओर से एक चक्कर दिया और एक गांठ लगाकर जो है उसे अपने छोटे भाई को दे दिया, ताकि वो जो है उसे पकड़ कर रखे और लेखक कुएं में ना गिरे। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती की डेंग से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा, छोटा भाई रोने लगा। अब लेखक बताते हैं कि जो लेखक का छोटा भाई था वो उस समय जो है केवल 8 वर्ष का था, इसलिए जो है वो बहुत छोटा था, वो लेखक का जो भार है उसे नहीं उठा सकता था। इसलिए जो है लेखक ने धोती को डेंग से कड़ा जाके जो है अपने छोटे भाई को रस्सी का कोना पकड़ने को कहा था, और कहा था कि वो पूरी मजबूती से उसे पकड़े, पूरा जोर लगाकर उसे पकड़े, और जो है लेखक उस धोती के सहारे जो है कुएं में घुसने लगा। अब छोटा भाई जो है ये देखकर और ज्यादा रोने लगा था।
मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय ना था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। आश्वासन होता है भरोसा या दिलासा। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि लेखक ने अपने छोटे भाई को भरोसा दिलाया कि लेखक जैसे ही कुएं में नीचे पहुंचेगा सबसे पहले वो सांप को मार देगा, और ऐसा लेखक को भी विश्वास था कि वो जैसे ही कुएं में नीचे उतरेगा वो सबसे पहले सांप को मार देगा। इसका कारण ये था कि इससे पहले जो है लेखक ने उस डंडे से बहुत सारे सांपों को मारा था, इसलिए लेखक को अपने ऊपर जो है पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो नीचे पहुंचते ही सांप को मार देगा। और इसलिए जो है जब लेखक कुएं में घुस रहा था तो उन्हें जो है सांप का बिल्कुल भी डर नहीं था। वो सांप से डर ही नहीं रहे थे। उन्हें सिर्फ इस बात का डर था कि कहीं जो है धोतियां ना खुल जाए या फिर उनके भाई से जो है सिरा ना छूट जाए और वो गिरकर जो है कुएं में ना मर जाएं। उन्हें सांप का बिल्कुल भी डर नहीं था और वो सांप को मारना जो है अपने बाएं हाथ का खेल समझ रहे थे, यानी बहुत ही आसान काम समझ रहे थे, क्योंकि उससे पहले भी लेखक ने बहुत सारे सांपों को मारा था। कुएं के धरातल पर जब 4-5 गज रहा होगा तब ध्यान से नीचे को देखा। अकल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। अकल चकरा गई होता है हैरान होना और अग्रभाग होता है आगे का भाग। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जब वो कुएं में उतर रहे थे तो वो कुएं का जो धरातल है, जो कुएं का निचला भाग है, उस पे पहुंचने के जब 4-5 गज रहे होंगे, यानी बहुत कम रहा होगा उतरने के लिए, तब जो है लेखक ने बड़े ध्यान से नीचे देखा और जब उन्होंने नीचे देखा तो उनकी अकल चकरा गई। ये यहाँ पर एक मुहावरा है, अकल चकरा जाना यानी हैरान हो जाना। जब उन्होंने नीचे देखा तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि जो वो सांप है वो फन फैलाए हुए है और वो जमीन से जो है एक हाथ ऊपर उठा हुआ है और लहरा रहा है। उसकी जो पूंछ है और जो पूंछ का समीप का भाग है वो तो धरती पर है, लेकिन जो आगे का भाग है वो ऊपर उठा हुआ है और वो बहुत ही भयंकर रूप में नीचे अपना फन फैलाए हुए है और लेखक की प्रतीक्षा कर रहा है कि कब वो नीचे आए और वो जो है लेखक पर हमला करे। ये देखकर जो है लेखक बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि लेखक ने जो है सांप को मारना अपने बाएं हाथ का खेल समझा था, बहुत ज्यादा आसान काम समझा था, लेकिन ये देखकर जो है उनकी अकल चकरा गई। वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए। नीचे डंडा बांधा था। मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि उन्होंने जो है धोती के एक सिरे पर जो है डंडा बांधा हुआ था जो सबसे नीचे था, और जब लेखक उतर रहा था तो उनकी गति से जो है वो डंडा इधर उधर हिल रहा था और उसी को देखकर लेखक को लगता है कि शायद सांप ने उस डंडे को इधर उधर होते हुए देखा होगा और उसे अपने ऊपर चोट होने का आभास हो गया होगा, जिसके कारण जो है वो ऐसे घातक आसन पर बैठ गया था कि जैसे ही कोई नीचे आएगा उस पर हमला कर देगा। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता और फुगार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। प्रतिद्वंदी होता है शत्रु। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जिस प्रकार सपेरा जो है जब बीन बजाता है तो वो अपने काले सांप को खिलाता है, यानी जैसे सपेरा जब बीन बजाता है तो सांप किस तरह से आपने देखा होगा, उस बीन की ओर ही देखते हुए जो है इधर उधर खेल रहा होता है, ऐसा प्रतीत होता है। उसी तरह से जो है सांप क्रोधित होकर जो है फन फैलाकर खड़ा होता और फुसकार मारकर चोट करता है। आपने सपेरे को देखा होगा जब वो बीन बजाता है तो पहले तो है सांप इधर उधर उस बीन को देखकर ही
अपना सिर हिलाता है और फुसकार करता रहता है। लेकिन उसी तरह से जो है लेखक बताते हैं कि कुएं में वो सांप भी उसी तरह से तैयार बैठा था, क्योंकि वो डंडा जो है उसे उस सपेरे की बीन की तरह लग रहा था और वो उस डंडे को हिलता हुआ देखकर उसी की तरह अपना सिर हिला रहा था और वो जो है हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ था। अब लेखक बताते हैं कि जो उसका शत्रु है, यानी लेखक अपनी बात कर रहे हैं कि जो लेखक है वो उस सांप से कुछ हाथ ऊपर जो है धोती पकड़कर लटक रहा था, कि अब जो है लेखक को डर लग रहा था कि वो कैसे उस कुएं में नीचे उतरे। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। उसके माने थे सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जो धोती है वो डेंग से बंधी हुई थी, जिसके कारण जो है वो कुएं के बीचों बीच लटक रही थी, और लेखक को भी जो है कुएं के बीचों बीच धरातल पर परिधि पर उसके बीचों बीच उतरना था, यानी जो कुआं था उसके बीचों बीच लेखक को उतरना था। ऐसा करने पर लेखक बताते हैं कि जो सांप है उसके 1.5-2 गज की दूरी पर जो है लेखक को पांव रखना था, और इतनी दूरी पर जो है सांप उसके पैर पर जरूर चोट करता, क्योंकि सांप जो है बहुत ही घातक रूप में बैठा हुआ था, वो चोट करने के लिए बिल्कुल तैयार था। और अगर लेखक जो है कुएं के बीचों बीच अपना पांव उतरने के लिए रखता तो जो सांप है वो जरूर लेखक के पांव पर चोट कर सकता था, ये लेखक को पता था। स्मरण रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था, पर वह भी उस दशा प्रयत्न करता, पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। अब लेखक यहाँ पर हमसे कहते हैं कि हमें याद रखना चाहिए कि जो कच्चे कुएं होते हैं उनका जो व्यास होता है, जो उनकी चौड़ाई गोलाई होती है वो बहुत कम होती है, और जो नीचे जो धरती के साथ होता है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो तो केवल 1.5 गज से अधिक नहीं होता, यानी वो 1.5 फुट के आसपास ही होता है। और ऐसी दशा में कुएं में उतरना यानी सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था लेखक, और उस दशा में जब सांप, और वो भी लेखक उस समय उतर सकता था अगर जो है सांप लेखक से दूर रहने का प्रयास कर रहा होता था, लेकिन सांप तो बिल्कुल चोट करने के दिशा में था, और उतरना भी लेखक को कुएं के बीचों बीच था, क्योंकि जो लेखक का साधन है यानी जो धोती है वो बीचों बीच लटक रही थी, क्योंकि उन्होंने उसे जो है डेंग से बांधा हुआ था, जो कुएं के ऊपर की जो डंडी होती है, लटकी होती है, जिसकी सहायता से जो है बाल्टी को कुएं में डाला जाता है, वहां पर जो है उन्होंने रस्सी को लटकाया हुआ था, अपनी धोतियों को लटकाया हुआ था, जिसके कारण जो है लेखक कुएं के बीचों बीच में ही उतर सकता था। लेखक के पास और कोई दूसरा साधन नहीं था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था, उतरना तो था ही, थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? धीरे धीरे उतरने लगा। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि अब लेखक ऊपर से लटक कर तो सांप को मार नहीं सकता था, क्योंकि सांप को मारने के लिए लेखक को कुएं में उतरना तो था ही। अब लेखक इतना थक भी गया था कि वो वापस भी ऊपर नहीं चढ़ सकता था, क्योंकि अगर अब लेखक चाहे भी तो वो ऊपर नहीं चढ़ सकता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गया था और थकावट के कारण जो है ऊपर चढ़ना नामुमकिन था। अब तक जो है लेखक ने अपने शत्रु को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। अगर वो वैसा करता भी तो उसके लिए भी लेखक को जो है कुएं के धरातल पर उतरना ही पड़ता, क्योंकि बिना उतरे जो है लेखक ऊपर नहीं चढ़ सकता था। इसलिए जो है अब लेखक के पास और कोई चारा नहीं था, वो धीरे धीरे जो है अब नीचे की ओर उतरना शुरू कर रहा था। एक एक इंच ज्यों ज्यों मैं नीचे उतरता जाता था, त्यों त्यों मेरी एकाग्रता बढ़ती जाती थी। मुझे एक सूझ सूझी। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं के बगल में लगा दिए। दीवारों पर पैर लगते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फू करके उस पर मुंह मारा। एकाग्र चित्ता होता है स्थिर चित्त या ध्यान, और सूझ होता है तरीका या उपाय।
अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जैसे जैसे एक एक इंच जो है लेखक नीचे नीचे उतरता जा रहा था, वैसे वैसे जो है लेखक का ध्यान जो है उस सांप की ओर अपना ध्यान और ज्यादा बढ़ा रहा था कि उसकी जो दिशा है, उसकी जो चाल है, वो किस तरह से हो रही है, वो किस तरह से जो है अपने आप को हिला रहा है, किस तरह से वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है लेखक पर हमला करने के लिए। अब लेखक को जो है एक उपाय सूझा। वो उपाय क्या था? लेखक ने जो है अपने दोनों हाथों से धोती को पकड़ा हुआ था और उन्होंने जो है अपने दोनों पैरों को कुएं के बगल में लगा दिया, यानी जो कुएं की दीवारें हैं उन्होंने उस पर जो है अपने पांव को लगा दिया। अब दीवार पर पांव लगाते ही जो है दीवार की कुछ मिट्टी नीचे गिरी, जिस पर लेखक बताते हैं कि सांप ने फू करके मुंह मारा। अब यहाँ देखिए कि सांप जो है वो कितनी भयंकर स्थिति में बैठा हुआ है, कैसे जो है वो एकदम से झपटा मारने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है कि जैसे ही कुछ थोड़ी सी मिट्टी जो है सांप की ओर गिरी, सांप ने सीधे उस पर फूंक करके मुंह मारा, यानी उस मिट्टी पर हमला कर दिया। दीवार से हट गए और मेरी टांगे कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रही, पर इससे सांप से दूरी और कुएं की पृथ्वी पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। अब लेखक बताते हैं कि लेखक के जो पांव है वो भी दीवार से हट गए थे और उनकी टांगे जो है उनकी कमर के साथ समकोण बनाती हुई लटक रही थी, लेकिन इससे जो है उनको सांप से दूरी और कुएं की पृथ्वी पर उतरने का क्या ढंग होगा ये उन्हें मालूम हो गया था। यानी अब लेखक को ये ज्ञात हो गया था कि किस तरह से वो सांप से दूर और कुएं की पृथ्वी पर किस तरह से वो उतर सकते हैं। ये जो है इस कारण उन्हें पता चल गया था कि सांप किस तरह से हमला करेगा और उन्हें जो है कुएं में किस तरह से उतरना है, जिससे वो सांप से भी दूरी बनाए रखे और आराम से जो है कुएं की पृथ्वी में भी उतर जाएं। तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें चार हुई, शायद एक दूसरे को पहचानना। अब लेखक बताते हैं कि वो थोड़ा सा झूल कर जो है उन्होंने अपने पैर कुएं के बगल में सटा दिए और एक धक्के के साथ जो है वे अपने प्रतिद्वंदी, यानी जो उनका शत्रु है, जो सांप है, उसके सामने कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर जो है कुएं के धरातल पर खड़े हो गए। यानी लेखक जो है अब कुएं के धरातल पर उतर गए थे और अब जो है लेखक की और जो सांप है उसकी आंखें चार हुई, यानी लेखक ने सांप को देखा और सांप ने लेखक को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे शायद वे एक दूसरे को पहचानने की कोशिश कर रहे हों, जैसे सांप जो है ये पहचान रहा हो कि ये वही है जो रोज जो है पत्थर फेंक कर उन्हें परेशान कर रहा था, और लेखक जो है उस सांप को पहचानने की कोशिश कर रहा था कि ये वही है जिसे वो पत्थर मारा करता था। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि वह कब किस ओर से आक्रमण करता है। चक्षुश्रवा कहा जाता है आंखों से सुनने वाला। सहानुभूति कहते हैं दया को। अब लेखक कहते हैं कि सांप को जो है आंखों से सुनने वाला कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि जो सांप है उसके कान नहीं होते हैं, वो आंखों से ही सुनता है। मैं भी जो है स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। यहाँ पर लेखक का कहने का तात्पर्य है कि सांप को देखते ही अब जो है लेखक भी आंखों से सुन रहा था, यानी लेखक की जो अन्य इंद्रियां हैं, ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने दया करके जो है अपनी सारी शक्तियां लेखक की आंखों को दे दी हो। यानी लेखक जो है बड़ी गौर से जो सांप का फन है वो किस तरफ को है और किस तरह से वो आक्रमण कर सकता है। यानी लेखक भी यहाँ पर जो है सांप की तरह ही आंखों से सुनने वाला हो गया था। उसे जो है बाकी कोई भी चीज ना सुनाई दे रही थी, ना ही वो किसी दूसरी इंद्री से काम ले पा रहा था। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था, पर जिस विचार और आशा को लेकर मैं कुएं में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश कुसुम था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी इतनी मिथ्या और उल्टी निकलती है। मिथ्या कहा जाता है झूठ को।
अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे सांप ने लेखक पर अपना कोई जादू डाल दिया हो। शायद वो जो है लेखक के आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहा था, यानी सांप जो है इस तरह से बैठ गया था कि वो थोड़ा भी नहीं हिल रहा था, वो बस लेखक को देखा जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सांप जो है को देखा जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सांप जो है केवल ये प्रतीक्षा कर रहा था कि कब जो है लेखक उस पर वार करे, जैसे सांप को पता हो कि लेखक उस पर आक्रमण करने वाला है। पर जिस विचार और आशा को लेकर जो है लेखक कुएं में घुसा था, यानी लेखक ने क्या विचार किया था कि जैसे ही लेखक नीचे उतरेगा वो सांप को मार गिराएगा अपने डंडे से। लेकिन लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जो ये विचार थी, जो ये आशा थी, वो तो है अब आकाश कुसुम हो गया था, यानी वो आकाश का फूल हो गया था। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जो लेखक ने सोचा था वो अब जो है बिल्कुल असंभव हो गया था, उसको जो है नहीं किया जा सकता था। और लेखक यहाँ पर ये भी बताते हैं कि कभी कभी जो है जो मनुष्य का अनुमान होता है, जो उसकी योजनाएं होती है, वो कितनी झूठी और उल्टी निकलती है। यहाँ पर लेखक अपनी बात कर रहे हैं कि लेखक ने क्या सोचा था और अब निकल रहा था। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। डंडा चलाने के लिए स्थान भी ना था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाए जा सके। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जैसे ही लेखक का सांप के साथ साक्षात हुआ, यानी जैसे ही लेखक और सांप आमने सामने आए, तो लेखक को अपनी जो उनकी योजना थी, उनकी जो आशा थी कि वो नीचे उतरते ही सांप को मार देंगे, ऐसा जो है अब उन्हें असंभव प्रतीत हो रहा था। अब उन्हें लग रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डंडा चलाने के लिए वहां पर स्थान ही नहीं था। वो जो है बहुत कम जगह थी, और लाठी या डंडा चलाने के लिए लेखक बताते हैं कि बहुत ज्यादा स्थान चाहिए जिसमें जो है वो डंडे को पूरी तरह से घुमा सके, क्योंकि बहुत ज्यादा जोर के साथ जो है सांप पर हमला करके ही उसे मारा जा सकता है, और वहां पर इतनी जगह नहीं थी कि लेखक वहां पर पूरी लाठी या डंडा घुमा सके। इसलिए जो है जो लेखक की योजना थी, जो लेखक की आशाएं थी सांप को मारने की, वो अब असंभव प्रतीत हो रही थी। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मोहरे पर खड़ा होना था। यदि फन या उसके समीप का भाग ना दबा तो फिर वह पलटकर जरूर काटेगा, और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि सांप को यदि यहाँ पर मारा ना जा सकता था, मारने की वहां पर यदि संभावना नहीं थी, तो सांप को डंडे से दबाया भी जा सकता था। पर ऐसा करना वहां पर जो है लेखक के लिए ऐसा था जैसे किसी तोप के मुंह के सामने खड़ा होना, यानी बहुत ज्यादा खतरा था इसमें। क्योंकि लेखक बताते हैं कि यदि जो है सांप के फन पर या उसके समीप के भाग को नहीं दबा पाया लेखक, तो फिर सांप है वो पलटकर जरूर वार करेगा, और फन के पास दबाने की जो संभावना है अगर वो होती भी, यानी लेखक अगर ऐसा कर भी लेता, तो भी जो है वो उसके पास पड़ी हुई उन 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता। यानी जो 2 चिट्ठियां थी वो सांप के बिल्कुल नजदीक पड़ी हुई थी, और अगर लेखक जो है उसके फन को दबा भी देता तो वो चिट्ठियों को कैसे उठाता, क्योंकि लेखक के दोनों हाथ जो है सांप के फन को दबाने में बिजी होने थे, तो वो किस तरह से उन 2 चिट्ठियों को उठा सकता था। अब ये भी प्रश्न जो है लेखक को परेशान कर रहा था। 2 चिट्ठियां उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियां लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैंतरों पर डटे थे, पर आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमजोर था। पैंतरे कहा जाता है मुद्रा को या स्थिति को। अब लेखक बताते हैं कि जो 2 मुद्रा को या स्थिति को। अब लेखक बताते हैं कि जो 2 चिट्ठियां थी वो सांप के बिल्कुल नजदीक उससे सटी हुई पड़ी थी, उसके बहुत ज्यादा नजदीक थी, और एक चिट्ठी जो है लेखक की ओर थी। अब लेखक जो है चिट्ठियां लेने ही वहां पर उतरे हुए थे, वो सांप को मारने थोड़ी ना उतरे थे, वो तो चिट्ठियां लेने वहां पर उतरे थे। अब लेखक और सांप दोनों जो है अपनी अपनी स्थिति पर डटे हुए थे, यानी दोनों एक जगह पर खड़े थे, कोई हिल नहीं रहा था, कोई जो है कोई हरकत नहीं कर रहा था। अब जो है उस आसन पर खड़े खड़े, यानी वहीं पर उसी तरह से उस कुएं के दीवारों के साथ सटे हुए खड़े खड़े जो है लेखक को 4-5 मिनट हो गए थे। अब दोनों ने मोर्चे संभाले हुए थे, दोनों ने अपनी जो स्थिति है वो संभाली हुई थी, कोई हिल नहीं रहा
रहा था, कोई जो है हरकत नहीं कर रहा था, लेकिन लेखक बताते हैं कि लेखक का जो मोर्चा है वो कमजोर था, क्योंकि सांप जो है बहुत ज्यादा अस्थिर था, वो बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा था, लेकिन लेखक को आदत नहीं थी इस तरह से, तो वो इतनी ज्यादा देर तक एक ही स्थिति में खड़ा नहीं रह पा रहा था। लेखक का को यहाँ पर कमजोर पड़ रही थी। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचलकर मार देता, पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अचूक होता है खाली ना जाने वाला या निश्चित। अब लेखक यहाँ पर बताता है कि कहीं यदि वो सांप लेखक पर झपट पड़ता और लेखक जो है यदि उसे पकड़ भी लेता, उसे कुचलकर मार भी देता, फिर भी लेखक बताता है कि जो सांप है वो अपना विष यानी वो अपना जहर जो है लेखक के शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ यानी कुचले जाने पर तो सांप भी मर जाता, लेकिन विष जो है वो लेखक के शरीर में डाल देता और लेखक भी उसी के साथ साथ वहीं पर मर जाता। अब तक सांप ने वार ना किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी ना था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाए। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। अब लेखक बताते हैं कि अब तक जो है सांप ने वार नहीं किया था, इसलिए लेखक ने भी जो है उसे डंडे से दबाने का जो ख्याल उन्होंने अपने दिमाग में लाया था उसे छोड़ दिया। और लेखक बताते हैं कि ऐसा करना सही भी नहीं था, क्योंकि वहां पर लेखक ने पहले ही बता दिया था कि इतनी जगह नहीं थी और अगर वो सांप को दबा भी देते तो वो चिट्ठियों को नहीं उठा पाते, इसलिए जो है उन्होंने ये विचार छोड़ दिया, क्योंकि ये विचार जो है सही भी नहीं था। अब लेखक के मन में क्या प्रश्न था कि चिट्ठियों को कैसे उठाया जाए, फिर यदि सांप को मारा भी नहीं जाए, उसे दबाया भी नहीं जाए, तो चिट्ठियां कैसे उठाई जाए। अब जो है एक ही सूरत थी, एक ही उपाय था कि डंडे से जो है सांप की ओर जो चिट्ठियां पड़ी हुई है उसे अपनी ओर जो है सरकाया जाए। सांप को ना डंडे से हिलाया जाए, ना मारा जाए, ना उसे दबाया जाए, जो चिट्ठियां पड़ी है उसे जो है डंडे से अपनी ओर को लाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा ना था, कुर्ता था और कोई कपड़ा ना था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूं। मारना या बिल्कुल छेड़खानी ना करना, ये दो मार्ग थे। सो पहला मेरी शक्ति से बाहर था, बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। अवलंबन होता है सहारा। अब लेखक यहाँ पर कहते हैं कि अगर सांप जो है लेखक की ओर आक्रमण भी कर देता तो उनके पास कोई चारा था ही नहीं। अब लेखक के पास केवल एक कुर्ता था, क्योंकि बाकी जो धोतियां थी उसका जो उन्होंने रस्सी बना दी थी। अब एक कुर्ता था, अब उनके पास कोई दूसरा कपड़ा भी नहीं था, जिससे वो जो है उनके पास दो रास्ते थे, यानी या तो उन्हें सांप को मारना था या उसे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं था। अब जो पहला ऑप्शन था उनके पास सांप को मारना, ये जो है लेखक की शक्ति से बाहर था, यानी लेखक जो है उसे मार तो बिल्कुल नहीं सकता था। अब जो है विवश होकर जो है उन्हें दूसरे मार्ग को चुनना पड़ा, दूसरे मार्ग का सहारा लेना पड़ा, यानी उन्हें ये सहारा लेना पड़ा, इस बात पर विचार करना पड़ा कि अब वो जो है सांप को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, यानी सांप को ना छेड़ने वाला रास्ता जो है उन्होंने अपनाया। डंडे को लेकर ज्यों ही सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर से बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि डंडे को लेकर जैसे ही लेखक ने सांप के दाईं ओर पड़ी हुई चिट्ठी की ओर बढ़ाया, वैसे ही सांप का जो फन है वो पीछे की ओर हुआ और धीरे धीरे डंडे को चिट्ठी की ओर बढ़ाते हुए जैसे ही चिट्ठी के पास डंडा पहुंचा, सांप ने जो है एक फुकार के साथ ऐसा लगा जैसे कोई काली बिजली तड़पी और उस डंडे पर गिरी हो, यानी जो सांप है सांप ने जो है डंडे पर वार कर दिया, सांप ने डंडे को डसने की कोशिश कर ली। हृदय में कंप हुआ और हाथों ने आज्ञा ना मानी, डंडा छूट पड़ा। मैं तो ना मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदलकर उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिरे पर 3-4 स्थानों पर
पीव सा कुछ लगा हुआ है, वह विष था। बिदक कर होता है चौंक कर। अब लेखक बताते हैं कि जैसे ही सांप ने डंडे पर वार किया, लेखक का हृदय कांप गया और उनके हाथों ने उनकी आज्ञा नहीं मानी और डंडा जो है उनके हाथों से छूट गया। यानी लेखक उनकी आज्ञा नहीं मानी और डंडा जो है उनके हाथों से छूट गया। यानी लेखक जो है एकदम से चौंक गया और उनके हाथों से डंडा छूट गया। और लेखक को तो ये मालूम भी नहीं है कि लेखक उस समय कितना ऊपर उछला होगा, यानी लेखक ने कितनी बड़ी छलांग लगाई होगी। अब लेखक ने ये जानबूझकर नहीं किया, यानी लेखक ने जानबूझकर वो छलांग नहीं मारी, वो अचानक से चौंक कर जो है ऐसा हो गया उनके साथ। और उछल कर जैसे ही वो खड़े हुए, उन्होंने देखा कि जो डंडा है उसके सिर पर जो है 3-4 जगह पर जो है कुछ पीव सा पड़ा हुआ है, यानी कुछ पीला पीला कुछ वहां पर गिरा हुआ है। और वो जो है कुछ और नहीं था, वो उस सांप का विष था, उस सांप का जहर था। यानी सांप ने डंडे पर अपना जहर छोड़ा था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से कायल था, उस सर्टिफिकेट की जरूरत ना थी। सांप ने लगातार फू फू करके डंडे पर 3-4 चोटें की। का सर्टिफिकेट लेखक के सामने रख दिया था, यानी सांप ने ये लेखक को दिखा दिया था कि वो कितना शक्तिशाली है। अब लेखक बताते हैं कि मैं तो उस सांप की योग्यता का पहले से कायल था, यानी उन्हें पहले से ज्ञात था कि वो सांप जो है कितना खतरनाक है, उसका योग्यता क्या है। उस सर्टिफिकेट की लेखक को कोई जरूरत नहीं थी, यानी यदि सांप जो है वो हमला भी नहीं करता तो भी लेखक को जो है पता था कि वो सांप कितना खतरनाक है। सांप ने जो है लगातार फू फू करके डंडे पर 3-4 चोटें की थी, लेखक ये बताते हैं, और वो जो विष था वो डंडे पर लग गया था। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था, या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। उधर ऊपर फू फू और मेरे उछलने और फिर किसी धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फू फू और धमाके में टूट गया। उपहास होता है मजाक। अब कि जो वो लेखक का डंडा था वो पहली बार इतना अपमानित हुआ था, और शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वो सांप का मजाक उड़ा रहा था। यानी उस डंडे ने पहले बहुत सांपों को मारा था, लेकिन यहाँ पर जो है उस डंडे पर सांप ने 3-4 बार इतने वार किए थे कि उस पर बहुत सारा विष लग गया था। ऐसा लग रहा था कि वो डंडा पहली बार अपमानित हुआ है। और इधर क्या हुआ कि फू फू और लेखक के उछलने से और फिर धमाके से खड़े होने से लेखक के छोटे भाई ने, जो कुएं के ऊपर था, उन्होंने समझा कि शायद सांप ने लेखक को काट दिया है और लेखक जो है अब मर गया है। और जो उनके बंधुत्व का नाता है, जो उनके भाई का जो नाता है, वो फू फू और धमाके से टूट गया है। यानी जो उनका भाई है वो बहुत ज्यादा डर गया था, उसे जो है ये लगा था कि सांप ने जो है लेखक को काट लिया है, इसलिए वो इतना ऊपर उछला है। उसने ख्याल किया कि मैं गिर गया। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भ्रातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी, उसकी चीख निकल गई। अब लेखक बताते हैं कि जो लेखक का छोटा भाई है, उन्हें लगा कि सांप ने जो है लेखक को काट लिया है, जिसके कारण लेखक गिर गया है। और लेखक के कष्ट और लेखक के बिछड़ जाने के ख्याल से जो है उनके छोटे से कोमल हृदय को धक्का लग गया, यानी वो बहुत ज्यादा डर गए। जो भातृ स्नेह, जो लेखक और उनके भाई के बीच भाई का जो प्यार था, उसका ताना बाना जो है टूट गया है। ये सोचकर जो है लेखक के भाई की चीख निकल गई, यानी वो डर गया, वो बहुत ज्यादा रोने लगा। छोटे भाई की आशंका बेवजह ना थी, पर उस फू और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। चेष्टा होती है और डंडे से चिपट भी गया। चेष्टा होती है कोशिश। अब लेखक बताते हैं कि जो छोटा भाई है उसकी आशंका जो है वो बेवजह नहीं थी, क्योंकि जो है लेखक भी उस समय बहुत ज्यादा डर गया था, चौंक गया था। पर जो है उस फू और धमाके से जो है लेखक का साहस और बढ़ गया था, यानी लेखक को और ज्यादा भरोसा हो गया था कि उसे किस तरह से जो है उन चिट्ठियों को उठाना है। दोबारा लेखक ने कोशिश की और उसी प्रकार से जो है लिफाफे को उठाने की कोशिश भी की। इस बार जो है सांप ने फिर से उस पर वार किया और इस बार तो वो डंडे से चिपट भी गया, यानी लेखक का जो डंडा है उस पर सांप ने फिर से वार किया और उस डंडे के साथ चिपट भी गया, उसे लिपट भी गया था।
डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम और आतंक से मेरी ओर और गुंजलक मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। उफ, इतना ठंडा! डंडे को मैंने एक ओर पटक दिया। गुंजलक कहा जाते हैं कि जब सांप जो है लेखक के डंडे से लिपट गया था, उस समय लेखक के हाथ से डंडा छूटा तो नहीं था, लेकिन झिझक, सहम और आतंक के कारण जो है वो अपनी ओर खिंच गया था। यानी लेखक ने डंडे को थोड़ा अपनी ओर खींच लिया था। यानी लेखक ने डंडे को अपनी ओर खींच लिया था झिझक के कारण। और सांप ने जब गुलाटी मारी तो उसके पिछला भाग जो है लेखक के हाथों से छू गया। लेखक को जो है उसका जो स्पर्श है वो बहुत ज्यादा ठंडा लगा, और डंडे को जो है लेखक ने एक और पटक दिया, क्योंकि अब जो है लेखक ने चिट्ठियां ले ली थी, और सांप को जो है उन्होंने डंडे के साथ साइड में फेंक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और ना बचता। लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। वह देवी कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खींच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट और सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। छोर होता है किनारा। अब लेखक बताते हैं कि अगर जो है सांप का दूसरा वार पहला होता तो मैं उछलकर सांप पर गिर जाता और शायद तब ना बच पाता। लेकिन लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जब जो है भगवान ने किसी का जीवन लिखा होता है तो उसके जीने के हजारों ढंग निकल आते हैं। यदि वो किसी मुसीबत में भी होता है तो उसके बचने के हजारों जो दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं। अब लेखक यहाँ पर जो है अपने बचने की जो कृपा है वो देवी माँ की कृपा मानते हैं। और लेखक ने जो है जब डंडे को अपनी ओर खींचा तो उसके कारण जो है लेखक और सांप के जो आसन है वो बदल गए थे। यानी उनके जो कंसंट्रेशन था एक दूसरे की ओर वो थोड़ा हड़बड़ा गया था, और लेखक ने इसी हड़बड़ाहट का फायदा उठाकर जो है तुरंत ही कार्ड है वो उठा लिए थे। यानी उन्होंने चिट्ठियां उठा ली थी, और चिट्ठियों को उन्होंने फटाफट से जो है धोती के किनारे से बांधा, और छोटे भाई ने जो है जल्दी जल्दी जो है उन्हें ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशान गंवा चुका था। लेखक बताते हैं कि डंडे को सांप के पास से उठाने में भी लेखक को बहुत ज्यादा कठिनाई हुई थी। अब यहाँ पर देखिए एक बात पता चलती है कि लेखक को अपना डंडा कितना प्यारा था, कि लेखक ने उस डंडे को उठाने की भी जोखिम उठाया था। उन्होंने चिट्ठियां तो उठा ली थी, लेकिन उन्होंने अपना डंडा जो सांप जिस पर लिपट गया था उसे भी जो है वहां पर नहीं छोड़ा। उन्होंने उसे भी बड़ी कठिनाई से उठा ही लिया। और लेखक बताते हैं कि सांप ने उस डंडे को तो छोड़ दिया था, लेकिन उस पर जो वो धरना देकर बैठ गया था, लेकिन फिर भी जो है लेखक ने बड़ी कठिनाई से उस डंडे को सांप के पास से उठा लिया था। अब लेखक बताते हैं कि इस पूरी घटना में जीत तो लेखक की हुई थी, लेकिन लेखक जो है अपना निशान गंवा चुके थे। यानी लेखक ने जो है अब तक बहुत सारे सांप मारे थे, वो हमेशा जो है अपनी जीत रखते थे। यानी उस डंडे से लेखक ने बहुत सारे सांप मारे थे, लेकिन यहाँ पर जो है वो डंडा जो है लेखक का साथ छोड़ गया था। उन्हें जो है सांप को नहीं मारा था, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा डर गए थे। तो ये जीत जरूर लेखक की हुई थी, लेकिन वो जीत जो है पहले की जीत की तरह नहीं थी। वो जो है अपना निशान गंवा चुके थे। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसके दाईं ओर फेंकी कि वह उस पर झपटा, और मैंने दूसरे हाथ से उसके बाईं ओर से डंडा खींच लिया। पर बात ही बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा ना होता तो पैर में गड़ गए होते। अब यहाँ पर देखिए लेखक बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने डंडे को सांप के पास से खींचकर निकाला। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि अगर लेखक हाथ बढ़ाकर उस डंडे को सांप के पास से निकालने की कोशिश करते तो सांप जो है हाथ पर वार करता। इसलिए लेखक ने क्या उपाय निकाला, उन्होंने कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी निकाली और सांप के दाईं ओर फेंकी, जिससे जो है सांप अपने दाईं ओर झपटा। और लेखक ने इसका फायदा उठाकर जो है दूसरे हाथ से बाईं ओर से वो डंडा खींच लिया। लेकिन जो है सांप ने बात ही बात में अपने दूसरी ओर भी वार किया।
यानी सांप जो है बहुत एकाग्रचित होता है, यहाँ से ये पता चलता है। और सांप ने जैसे ही वार किया तो लेखक कहता है कि अगर बीच में डंडा नहीं होता तो जो सांप है उसके जो दांत हैं वो लेखक के पैर में गड़ गए होते। यानी यहाँ पर भी जो है डंडे ने लेखक को बचा लिया। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम ना था, केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। 15-20 फुट बिना पैर के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ, कम ही अधिक नहीं। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि उस समय जो है लेखक को ऊपर चढ़ना कोई ज्यादा कठिन काम नहीं लगता था, लेकिन अब जो है हाथों के सहारे बिना पैर को लगाए हुए जो है 36 फुट ऊपर चढ़ना लेखक को नहीं हो सकता है, यानी अब वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन 15-20 फुट जो है बिना पैरों के सहारे दिए हुए केवल हाथों के बल जो है वो चढ़ने की हिम्मत अब भी रखते हैं, कम है ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है अभी भी जो है लेखक के अंदर ये ताकत है। लेकिन उस समय जो है इस तरह से ऊपर चढ़ना लेखक को कोई ज्यादा कठिन काम नहीं लगता था। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। बाहें भर गई थी, छाती फूल गई थी। धौंकनी चल रही थी, पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल में ऊपर चढ़ आया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। धौंकनी होता है धड़कन। अब लेखक बताते हैं कि उस समय जब वो 11 वर्ष के थे, उस समय वो 36 फुट जो है उस तरह से चढ़े थे। उनकी जो बाहें हैं वो भर गई थी, वो थक गए थे, उनकी जो छाती है वो फूल गई थी, यानी उनकी सांसें जो है वो बहुत तेज चल रही थी। उनकी जो धड़कन है वो भी बहुत तेज चल रही थी, लेकिन जो है एक एक इंच वो सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल जो है ऊपर चढ़ते गए। लेकिन लेखक यहाँ पर बताते हैं कि अब सोचता हूँ कि अगर जो है हाथ छूट जाता तो क्या होता, इसका अनुमान करना भी कठिन है, क्योंकि जो कुआं है अगर वो 36 फुट से नीचे गिर जाते, उनका हाथ छूट जाता अगर, तो क्या होता ये वो अभी भी नहीं सोच सकते। यानी हो सकता था कि लेखक की मौत हो जाती, या फिर सांप जो है लेखक को काट लेता, कुछ भी हो सकता था। ये अनुमान अब जो है लेखक नहीं लगा सकते हैं, ये अनुमान लगाना बहुत ज्यादा कठिन है। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को झाड़ झूड़ कर धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद करके कि वह कुएं वाली घटना किसी को ना कहे, हम लोग आगे बढ़े। देह होता है शरीर और ताकीद कहा जाता है आग्रह को या प्रार्थना को। अब लेखक बताते हैं कि जब वो ऊपर आए तो बेहाल हो गए थे, बहुत ज्यादा थक गए थे, तो थोड़ी देर तक जो है वो इसी तरह से पड़े रहे। थोड़ा जो है उन्होंने आराम किया, अपने शरीर को उन्होंने उसके बाद झाड़ा और उसके बाद धोती कुर्ता पहन लिया। फिर जो है वहां पर एक लड़का था जो किशनपुर का था, उसने जो है लेखक को इस तरह से ऊपर चढ़ते हुए देख लिया था। तो लेखक ने जो है ये प्रार्थना करके जो है लेखक और लेखक का भाई आगे बढ़ गए, ताकि वो इन चिट्ठियों को जो है अब मखनपुर के डाक खाने में डाल लें और जल्दी से वापस घर पहुंच जाएं। सन 1915 में मैट्रिक्यूलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डैने के नीचे छुपा देती है। डैने होता है पंख। अब लेखक बताते हैं कि 1915 में जब लेखक ने मैट्रिक की जो परीक्षा है वो पास की, उसके बाद जाकर जो है उन्होंने ये घटना अपनी माँ को सुनाई। तो अब देखिए कितना बड़ा जो है डिफरेंस हो गया था। कब उन्होंने बताई, जो ये घटना है वो घटी थी 1908 में, और 1908 के बाद जो है 1915 में जाके लेखक ने ये बात अपनी माँ को बताई कि किस तरह से उन्होंने उस चिट्ठियों को कुएं से निकाला, किस तरह से उन्होंने इतनी कठिनाई का सामना किया। और उनकी ये घटना को सुनकर जो है सजल आंखों से, यानी आंखों में पानी भरकर जो है माँ ने जो है लेखक को इस तरह से अपनी गोद में बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने पंखों के नीचे अपने बच्चों को छुपा लेती हैं। यानी यहाँ पर देखिए माँ को कितना ज्यादा प्रेम आया अपने बेटे पर, लेखक पर, कि उन्होंने उन्हें अपने आंचल में छुपा लिया।
कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल ना थी, डंडा था, और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक ना था। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि वो दिन कितने अच्छे थे, यानी लेखक यहाँ पर अपने बचपन की उन घटनाओं को याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो दिन कितने अच्छे थे। उस समय हमारे पास बंदूक नहीं थी, वो डंडा था, और डंडे का जो वो शिकार था, कम से कम यानी सांप को मारने का जो शिकार था, वो राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक ना था। यानी जितना रोचक और जितना भयानक जो है राइफल का शिकार होता है, उतना ही रोचक और भयानक जो है लेखक को अपने डंडे का शिकार लगता था। आशा करते हैं कि आपको लेखक के बचपन की इस घटना को पढ़कर आनंद आया होगा। इसी तरह से अपने अन्य विषयों में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज